एक शंभू जगत गुरु हैं, नाम आप कोटेशन सुनाते ही समझ जाएंगे। वो कह रहे हैं हम ब्राह्मण हैं, हमारे अंदर इतनी शक्तियां होती हैं कि बिना संभोग के बच्चा पैदा कर सकते हैं। हम शादी के बाद तंत्र मंत्र और सिद्धियों से बिना संभोग के बच्चा पैदा कर देते हैं। ये वही है जो कह रहे थे कि ये पाठक, त्रिगुणायत, चौबे, दीक्षित ये तो नीच ब्राह्मण होते हैं। हाँ, एक उनका शिष्य है, वो कह रहा है हम ब्राह्मण हैं, हम उच्च जाति के हैं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र हमारे मूत्र से पैदा हुए हैं। सदियों से लोग ब्राह्मणों के चरण धोकर पीते हैं। जब ऐसी खराब खराब बातें कही, मैं ये केवल इसलिए मैंने ये बातें बताई, ये थोड़े से उदाहरण दिए कि फिर बाबा साहब का संविधान बचा कहां, फिर संविधान होने का आप दावा क्यों करते हैं? और 5% लोगों के हित में काम करके वो कैसे सत्ता में बैठे हैं, सबसे बड़े सोचने का विषय ये है। और इसका जवाब ये है कि वो हमारी मूर्खता की वजह से सत्ता में बैठे हैं, वो हमारी मानसिक गुलामी की वजह से सत्ता में बैठे हैं। अभी अशोक भारती जी ने एक बहुत बढ़िया कोटेशन दी, मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं इसे आगे भी प्रयोग करूंगा कि अत्याचार का विरोध करने वाले क्या है, पार्ट टाइमर हैं और अत्याचार करने वाले फुल टाइमर हैं। इसमें मैं आपके इस बात से सहमत होते हुए, और बहुत सुंदर बात आपने कही है, और ऐसी अच्छी बातें अचानक ही निकलती हैं, जब निकलती हैं सोच समझ के नहीं आई जाती। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर सोचें जो मैं कहना चाह रहा हूं। अत्याचार करने वाले बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और अत्याचार का विरोध करने वाले सशंकित हैं, आशंकित हैं। हम लोग उस कॉन्फिडेंस के साथ गलत बातों का विरोध नहीं कर पाते जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो गलत बातों को थोप देते हैं। फर्जी कहानियां, फर्जी किस्से, फर्जी पुस्तकें, फर्जी सिद्धांत, फर्जी श्लोक उठा लाएंगे कहीं से, जो तमाम हमारे खिलाफ हैं, जिनमें हमारी गुलामी की व्यवस्था की गई है, और वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे और अपने आप को महिमा मंडित करेंगे, और हम उतने आत्मविश्वास के साथ सच बात नहीं कह पाते जितने आत्मविश्वास के साथ वो झूठ बात कहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों को, जो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, शिक्षित तो काफी संख्या में हो गए हैं, ज्ञानवान काफी संख्या में हो गए हैं, लेकिन उस ज्ञान को दबाए बैठे हैं, उस ज्ञान को बाहर लाने की हिम्मत नहीं कर पाते। ये हमें पता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है और ये बहकाने की बात कर रहा है और ये फर्जी बात कर रहा है, लेकिन हम उस हिम्मत के साथ उसको विरोध नहीं कर पाते। इसलिए मैं पिछले कुछ महीनों से हर कार्यक्रम में जहां भी मुझे बोलने का मौका मिलता है, मैं एक बात जगह जगह कह रहा हूं कि भयमुक्त बनो और मुखर बनो, निडर बनो और मुखर बनो, डर न छोड़ दो, डरो मत। इससे ज्यादा ये हमारा क्या बिगाड़ेंगे जो अब तक बिगाड़ लिया, फिर काहे बात का डर है। अभी जो साथी बता रहे थे, अशोक जी बता रहे थे, और उनसे पहले कौन साथी बोले थे, वो अंकुश जी बोले थे, शायद अंकुश नाम था नहीं, अंकुश जी कह रहे थे कि पीछे झाड़ू बांध दी गई, गले में हांडी टांग दी गई, और बहुत बातें मैं कहना नहीं चाहता जो जो हुआ। तो उससे ज्यादा ये हमारा क्या बिगाड़ेंगे, उससे ज्यादा और क्या कर लेंगे ये बताओ। तो इसलिए कहने में डरो मत, कहो। उनके लोग, ये मेरी व्यक्तिगत जानकारी में है, इसके मेरे पास प्रमाण हैं कि कुछ जो एक कथावाचक हैं और गेरुए वस्त्र पहन के, मोटे बीजों की माला, माथे पर लंबा चौड़ा तिलक लगा के, ऐसे भारी संख्या में वेतन भोगी लोग हमारे बीच में छोड़े गए हैं, पैसे दे दे के हमारे बीच में छोड़े गए हैं कि जाओ लोगों को बहकाओ। उनकी सरकार भी मदद करती है, उनकी प्रशासन भी मदद करता है, उनकी मीडिया भी मदद करता है। मीडिया में उनके ऐसे ऐसे घटिया बयान चलाए जाते हैं
और आपने देखा होगा अभी एक पुलिस लाइन में एसएसपी ने वो परेड करा दी उनके समर्थन में, जो एक कथावाचक के समर्थन में पूरी पुलिस खड़ी कर दी लाइन में। और अभी एक दूसरे व्यक्ति के लिए चार्टेड प्लेन की व्यवस्था की एक गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने। और बाकी सब जगह इन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट तो दिए जा रहे हैं, सुरक्षा दी जा रही है, और तो सरकारें उनको प्रमोट कर रही हैं, मीडिया उनको प्रमोट कर रहा है। अब आप देखिए, एक अखबार के विज्ञापन की कटिंग है मेरे पास, इसमें लिखा है, वैकेंसी निकली है, हैदराबाद मंदिर में चाहिए ब्राह्मण हलवाई, सैलरी 12,000 रुपये महीना। ब्राह्मण रसोई घर सहायक, सैलरी 10,000 रुपये महीना। ब्राह्मण प्रचारक, सैलरी 10,000। ब्राह्मण ड्राइवर, सैलरी 12,000। क्लीनर एनी कास्ट, क्लीनर किसी भी जाति का चलेगा। किसी चैनल पे आपने डिबेट देखी कि यह कैसा विज्ञापन है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? आज जब बाबा साहब का संविधान इस देश में लागू है, जब हम लोकतंत्र का दम भरते हैं, जब हम सामाजिक परिवर्तन का दम भरते हैं, तब भी अखबार में इस तरह का विज्ञापन छप रहा है। क्यों नहीं सरकार इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रही? और जिन्होंने विज्ञापन दिया इन्हें जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा? एक अभी उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण लड़के की शादी हुई, वो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, उसने पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को निमंत्रण दिया। अखिलेश यादव उसकी शादी में गए तो दूल्हे और दुल्हन दोनों ने उनके पैर छू लिए। आम बात है, शादी में कोई बड़ा आया है तो दूल्हे दुल्हन पैर छू के आशीर्वाद ले लें। तो इसमें एक समुदाय के लोग इतने नाराज हैं, इतने रुष्ट हैं, इतनी चिंता उन्हें हो गई। ये हमारे एक पंडित जी त्रिपुरारी पांडे जी हैं, एक उस पर लिख रहे हैं एक्स पे, एक ब्राह्मण का पुत्र अखिलेश यादव का पैर छूकर आशीर्वाद ले रहा है और कुछ देखने को बाकी है, नाश होगा भाई। मतलब हमारे 80-80 साल के बुजुर्ग उनके नीचे बैठे, खाट के नीचे जाके वो खाट पे बैठे रहे, वो उनके पैर भी छुए, 10-10 साल के लड़कों के पैर छुआ, उनसे कोई नाश नहीं होगा। एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के पैर छू लिए दुल्हन दुल्हन ने तो नाश हो गया। बीजेपी के सांसद हैं अजय भट्ट उत्तराखंड के, संसद के अंदर बोला है, ऐसा नहीं कहीं सड़क पे या चाय की ठपरी पे बोल दिया, संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर। कहने लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर उठापटक हो रही हो, पति पत्नी में नहीं बन रही हो, लड़का बिगड़ गया हो, गाय दूध नहीं दे रही हो, आप राम जय राम जय राम जय राम बोलिए, सब काम बन जाएंगे। ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें जिस देश में सुनियोजित तरीके से बढ़ाई जा रही हैं, प्रसारित की जा रही हैं, थोपी जा रही हैं, उसमें हमें बहुत ज्यादा सोचने, बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है और इनका मुखर तरीके से विरोध करने की जरूरत है, इन मूर्खतापूर्ण बातों को। एक शंभू जगतगुरु हैं, नाम आप कोटेशन सुनाते ही समझ जाएंगे। वो कह रहे हैं, हम ब्राह्मण हैं, हमारे अंदर इतनी शक्तियां होती हैं कि बिना संभोग के बच्चा पैदा कर सकते हैं। हम शादी के बाद तंत्र मंत्र और सिद्धियों से बिना संभोग के बच्चा पैदा कर देते हैं। ये वही है जो कह रहे थे कि ये पाठक, त्रिगुणायत, चौबे, दीक्षित, ये तो नीच ब्राह्मण होते हैं। हाँ, एक उनका शिष्य वो कह रहा है, हम ब्राह्मण हैं, हम उच्च जाति के हैं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र हमारे मूत्र से पैदा हुए हैं। सदियों से लोग ब्राह्मणों के चरण धोकर पीते हैं। जब ऐसी खराब खराब बातें कही, मैं ये केवल इसलिए मैंने ये बातें बताई, ये थोड़े से उदाहरण दिए कि फिर बाबा साहब का संविधान बचा कहां, फिर संविधान होने का आप दावा क्यों करते हैं। और जो अभी पीछे अभी जो बात आई कि आपका जो विषय है सरकारी नौकरियों का निजीकरण किया जा रहा है, सबको पता है, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं निजीकरण किया जा रहा है। और हायर जुडिशरी में और मीडिया में दो जगह तो सामाजिक न्याय जीरो है, शून्य है। और मैं समझता हूं सबसे ज्यादा काम इन दो ही जगह से होता है। परसेप्शन और नैरेटिव बनाने का काम मीडिया करती है, और कहीं विवाद होगा तो उसमें फैसला देने का काम जुडिशरी करती है।
उन दोनों जगह पे सामंतवादियों का कब्जा है पूरी तरह। तो हमें आवाज तो ये उठानी होगी कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण किया जाए और जुडिशरी में आरक्षण किया जाए और मीडिया में आरक्षण किया जाए, मीडिया में आरक्षण की व्यवस्था हो। और इसकी व्यवस्था किए बिना देश में न्याय मिल ही नहीं पाएगा। नहीं तो 90% लोग जो थोड़े बहुत 40, 45, 50 साल में, हम आजादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद 1950 के बाद 40-45 साल में थोड़े आगे बढ़े थे सामाजिक न्याय की दिशा में, थोड़ी समरसता आई थी। अभी अशोक भारती जी संख्या बता रहे थे कि इतने हमारे प्रोफेसर हैं, इतने असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो ये थोड़े बहुत लोग आए थे, वो बंद हो गए हैं। अब वो NFS सिस्टम लागू हो गया है। अब जो पहले ये होता था कि मंदिर में प्रवेश वर्जित है, तालाब में पानी नहीं पी सकते, मटके को छू नहीं सकते, घोड़े पे बैठ नहीं सकते, मूछ नहीं रख सकते, और तुम्हारी परछाई हमारे ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। अब वो सिस्टम दूसरा रूप बदल के आ गया है। क्योंकि मैं ये मानता हूं, जो शुरुआत में डॉक्टर ओम सुधा जी ने कहा था कि हांडी लटकाई जाएगी, झाड़ू लगाई जाएगी, अब किसी की इतनी हिम्मत तो नहीं है कि फिजिकली हांडी लटका दे या फिजिकली झाड़ू बांध दे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो झाड़ू ही बांधी जा रही है। ये जो NFS है, नई मनुस्मृति है, जहां भर्तियां, ज्यादातर भर्तियों में नॉट फाउंड सुटेबल कह के SC, ST, OBC के कैंडिडेट रोक दिए जाते हैं। कोई VC इसलिए नहीं है, अभी आप बता रहे थे कि किसी यूनिवर्सिटी में OBC VC नहीं है। जब OBC, पहली बात तो असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं बनेगा, तब वो जाके प्रोफेसर बनेगा, फिर 10 साल प्रोफेसर रह लेगा, तब VC का नंबर आएगा। तो जब भर्ती में ही नहीं ले रहे और किसी को ले रहे हैं तो उसका प्रमोशन नहीं कर रहे, और एक दो का प्रमोशन गलती से हो भी गया कहीं पैसे वैसे देके, तो उसके 10 साल पूरे होते नहीं है, तब तक वो रिटायर हो जाता है। तो VC का नंबर कहां से आएगा? सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में अभी 4-5 भर्तियां निकली बहुत जल्दी में। मैं इनके थोड़े से आंकड़े और बता के मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा, और उसके बारे में उसका उपसंहार करके। राजस्व लेखपाल की जगह निकली है 7,994, 27% OBC और 21% SC का आरक्षण मिलकर इन्हें मिलनी चाहिए थी 3,997 सीट, लेकिन दी है 3,037। 960 सीट की बेईमानी कर ली गई है। उसमें आवाज उठी है तो थोड़ा अब कह रहे हैं कि सुधार करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ कर पाएंगे, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी तक नहीं कर पाए। 69,000 शिक्षक भर्ती में 29,339 पद SC और OBC के चोरी किए इन्होंने, 29,339। और वो केस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, उसके बाद हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में है, जबकि वो केवल स्टूडेंट की शिकायत पे सरकार ही कर सकती थी उसको व्यवस्था। और हाईकोर्ट का तो स्पष्ट आदेश था कि पहली मेरिट कैंसिल की जाए और नई मेरिट बनाई जाए। आरक्षण में वो हुआ है, धांधली हुई है, लेकिन सरकार ने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में अब केस है। पशु चिकित्सा अधिकारी के 404 पद निकले हैं, 404 में एक भी OBC को नहीं दिया, OBC 0। जो विज्ञापन छपा उसमें बाकायदा OBC 0। बांदा कृषि विश्वविद्यालय में भर्ती हुई पिछले दिनों 15 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हुए, जिनमें 12 जनरल लिए गए, और इन 12 में भी 8 राजपूत और 4 ब्राह्मण। अब कम से कम एक बात पे तो ब्राह्मण गर्व करते ही थे कि और जगह हम हो ना हो, स्कूल कॉलेजों में तो यूनिवर्सिटियों में तो हम ही ज्यादा आते हैं। अब जब से योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, योग्यता ट्रांसफर हो गई है। पंडित जी की तरफ से योग्यता सिंह साहब की तरफ चली गई है। अब उसमें 12 में 8 राजपूत और 4 ब्राह्मण भर्ती हुए। यही वजह है जो हमारे ब्राह्मण विधायक मीटिंग कर रहे हैं, जो अलग मीटिंग हो रही है। इसकी पीड़ा यही है कि हम कॉलेज से भी बाहर और जगह से तो ही रहे थे, और अब तो पंडित जी ये कह रहे हैं हमसे, खुद हमसे कह रहे जी इतना अन्याय तो हमारे साथ SP और BSP की सरकार में भी नहीं हुआ जितने योगी जी कर रहे हैं। तो मैं तो राहत इंदौरी के शेर याद आता है मुझे तो, कि लगे कि आग तो आएंगे सभी घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जब भैया जब हमारे साथ अन्याय हो रहा था तब तो तुम ताली बजा के वो देख रहे थे तमाशा। लखीमपुर खीरी सहकारी बैंक में भर्ती हुई 27, OBC 14 होने चाहिए थे, 27% आरक्षण के हिसाब से 8 लिए गए केवल।
यूपी में जो अभी मैं बता रहा था पोस्ट निकली हुई है मेडिकल ऑफिसर की 365 पोस्ट है, इसमें क्या बोलते हैं इसे एलोपैथी में। ओबीसी की 99 सीट होनी चाहिए, 28 दी हैं। ये विज्ञापन बताओ मैं जो अखबार में छपे हैं उनसे नोट करके लाया हूं मैं। परिवर्तन सिपाही के 129 पोस्ट हैं, उनमें 99 होनी चाहिए, ओबीसी की 30 दी हैं केवल। तो ये अन्याय सरेआम हो रहा है, आरक्षित सीटें भी नहीं दी जा रही हैं। और लोकसभा में जब सवाल पूछा गया था तो लोकसभा में जवाब है केंद्र सरकार का कि SC ST OBC के केंद्रीय नौकरियों में, केंद्र सरकार की नौकरियों में 42,000 पद खाली हैं। ये तो सरकार का जवाब है सदन के अंदर। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं केवल कि इतना अन्याय करने की हिम्मत और इतने बड़बोलेपन की हिम्मत और इतनी खराब बातें कहने की हिम्मत 5% लोग तब तक कर पा रहे हैं जब तक ये 95% लोग सोए हुए हैं, या ये समझ नहीं पा रहे हैं, या ये मुखर नहीं है, या ये बोलते नहीं है। भाई हमें एक ही बात करनी है, सारी समस्याओं का इलाज ये है कि जहां गलत बात हो वहीं मुंह पे विरोध करो, जम के विरोध करो। मैं आज सुबह अखबार में रामचंद्र गुहा जी का लेख पढ़ रहा था। वो हर संडे को कई अखबारों में उनके कॉलम छपते हैं। तो उन्होंने एक लेख लिखा है कि गांधी बनाम लेनिन, कई साथियों ने पढ़ा होगा। यद्यपि उसमें बाबा साहब का जिक्र नहीं है क्योंकि वो दूसरे संदर्भ में गांधी और लेनिन की तुलना करना चाह रहे थे। लेकिन मैं मानता हूं कि उस लेख के साथ ही मैं ये जोड़ दूं कि 20वीं शताब्दी के ये 3 बड़े विचारक हुए हैं जिन्होंने केवल किसी एक समुदाय को या एक देश को नहीं, पूरी दुनिया को अपने विचारों से प्रभावित किया, और पूरे दुनिया में उनके विचारों पे मंथन करने वाले, चिंतन करने वाले, कार्य करने वाले लोग हैं। तो मैं इस संदर्भ को उससे इसलिए जोड़ रहा हूं कि उन्होंने कहा कि लेनिन और गांधी दोनों का उद्देश्य एक था, गरीब, कमजोर, दबे कुचले, शोषित, वंचित के पक्ष में आवाज उठाना, उनके लिए व्यवस्था में बदलाव करना, परिवर्तन करना। लेकिन दोनों के साधन अलग अलग थे। लेनिन जो है हथियारों की क्रांति में विश्वास रखते थे, गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे, वो नैतिक परिवर्तन चाहते थे। लेकिन मैं ये देख के आश्चर्यचकित हूं कि वो दोनों जो बड़े विचारक थे 20वीं सदी के, और बाबा साहब तीसरे विचारक बड़ी सदी 20वीं सदी के, वो कमजोर के पक्ष में, गरीब के पक्ष में, वंचित के पक्ष में, दलित के पक्ष में, ओबीसी के पक्ष में, आदिवासी के पक्ष में, महिलाओं के पक्ष में, अल्पसंख्यक समाज के पक्ष में व्यवस्था परिवर्तन चाहते थे। लेकिन आज जो सत्ता में बैठे हैं इनमें से किसके पक्ष में परिवर्तन चाहते हैं? ये इन सबके विरोधी हैं, सबके विरोधी हैं। और जिनके ये समर्थक हैं वो केवल 5% हैं।